Good morning, students. Today we talk about English medium, 11th science subject chemistry. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th साइंस का केमिस्ट्री, लेकिन उनसे पहले 10th स्टैंडर्ड में आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है. साइंस सब्जेक्ट को 10th स्टैंडर्ड में 3 पार्ट में डिवाइड करते थे. फिजिक्स, सेकेंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन बायोलॉजी. फिजिक्स अबाउट लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शंस. केमिस्ट्री अबाउट एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल एंड कार्बन. एंड बायोलॉजी अबाउट मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी. तो पहले हमें स्टार्ट जो करना है वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है. बेसिकली केमिस्ट्री आपके लिए अब साइंस सब्जेक्ट हो गया. केमिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. जो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री 3 पार्ट में पहले तो डिवाइड होता है. वो पहले हम समझ लें कि उनके 3 पार्ट्स कौन से हैं. जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री. सेकेंड वन है इनऑर्गेनिक और थर्ड वन जो है वो है हमारे लिए ऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन. इनऑर्गेनिक को हम अकार्बनिक बोलेंगे और ऑर्गेनिक को हम कार्बनिक बोलेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में जो आते हैं वो थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर रिएक्शन पर कैसे इफेक्ट करेगा. जो हमारे पास मैटर है, मैटर की जो स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में जो पढ़ना है, उसके बारे में जो टॉपिक्स की डिस्कशन है, चर्चा करना है, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में आता है. फिजिकल केमिस्ट्री में आता है काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. एक टोटली पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में चला जाता है. सेकेंड वन इनऑर्गेनिक. तो क्या इनऑर्गेनिक में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है, पोलर नॉन पोलर होता है, कि सपोज NaCl वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे कि भाई NaCl डिवाइडेड इन Na प्लस एंड Cl माइनस. कोई भी आयन पॉजिटिव कैसे बनता है, कोई भी आयन नेगेटिव कैसे बनता है, वो एक्सप्लेनेशन. कौन वाटर में सॉल्युबल होगा, कौन वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वो एक्सप्लेनेशन. इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी रिएक्शंस क्या होती है, वो सब जो पार्ट है, एसिड बेस पार्ट्स है, मेटल, नॉन मेटल, वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली आता है वो कार्बन आता है. मिथेन, इथेन, जिसको हम अल्केन बोलते हैं. वैसे ही कॉन्सेप्ट अल्किन था, अल्काइन था. 10th स्टैंडर्ड में कई फंक्शनल ग्रुप सीखे हमने, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हमने सीखे. तो वो सब जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है. बेसिकली हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है तीनों का तीनों कॉम्बाइन केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल का पार्ट आएगा, इनऑर्गेनिक का पार्ट आएगा, ऑर्गेनिक का पार्ट आएगा. अगर मैं तीनों पार्ट को कंबाइन कर दूं तो मेरे लिए 11th और 12th का एक केमिस्ट्री पोर्शन तैयार हो जाता है. लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने से पहले, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सीखने से पहले उसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए. तो पहले हम आज के फर्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम पहले सीखेंगे द बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग आप कहां से करोगे कि सपोज फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को भी रहने दो. सपोज मेरे लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एटम, सेकंड कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर और थर्ड कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास. 3 कॉन्सेप्ट मुझे पहले समझने पड़ेंगे. तो हम एटम्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? कि सपोज मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मैं पानी में डाल दूंगा तो पानी के सरफेस पर वैसे ही तैरेगा. अगर मैं बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठा के पानी में डाल दूंगा तो अभी वो पानी पर तैरेगा. यानी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की जो प्रॉपर्टी हो सेम है.
मुझे कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना है, मुझे कोई बड़ी चीज लर्न करनी है कि सपोज मान लो कि हमारी बॉडी में 5, 6, 7, 8, 10 लीटर्स ब्लड है। अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो डॉक्टर टोटल बॉडी का ब्लड बाहर निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं और फिर आपकी बॉडी में फिर से डाल देते हैं। ऐसा कहीं देखा है तो क्या नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट बना के देते हैं। वो डेफिनेशन जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो एटम्स पर डिपेंड है। बेसिकली केमिस्ट्री में एटम्स की डेफिनेशंस क्या है कि उसके लिए आपको सारे मैटर की जरूरत नहीं है, आपको सारा मैटर नहीं लाना है। आपको क्या करना है, उसका जो एक छोटा सा पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, कि जिसके पास मैटर की सारी प्रॉपर्टीज है, जो सारी प्रॉपर्टीज कैरी आउट करेगा, उस जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स को हम एटम की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस पार्टिकल्स को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम एटम बोल सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये होता है कि सर एटम तो बोल लेंगे, लेकिन एटम जो वर्ड है, वो एटम वर्ड, एटम शब्द कहां से जनरेट हुआ, कहां से फॉर्म हुआ? तो उसके लिए ग्रीक लैंग्वेज में सबसे पहला एक वर्ड बना था। इन ग्रीक लैंग्वेज एक वर्ड क्या था? एटोम। ग्रीक लैंग्वेज में सबसे बड़ा वर्ड था एटोमियो, जो सबसे पहले वर्ड फॉर्म हुआ। एटोमियो का मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज, अगर एटोमियो को मैं मीनिंग में कन्वर्ट करता हूं तो उसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी एक ऐसा पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स में नहीं देख सकता। इंडिविजिबल यानी एक ऐसा पार्टिकल्स जो मैं नहीं देख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एटोमियो पर से हमारे पास जो वर्ड बना, वो वर्ड कौन सा था? एटम। अब हम एटम को कैसे फॉर्म करेंगे डेफिनेशन में? तो कि एटम को फॉर्म करने के लिए अब हम उसको लिखेंगे तो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन कैसा स्मॉलेस्ट? तो अब हम ऐड करेंगे भाई स्मॉलेस्ट तो सही है, लेकिन कैसा? इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एक ऐसा पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देता, जो सबसे स्मॉलेस्ट है और मैटर की जो सारी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी, सारी कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होनी चाहिए। सो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसको हम क्या बोलेंगे? एटम। यानी अब हमारे लिए एटम की डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलो, एटम के बारे में हमें पता है कि ऑलवेज एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। ओके, इट हैज अ वन न्यूक्लियस। एनी एटम कंटेन या तो एनी एटम हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। चलो, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं वो आपको पता है। एक प्रोटॉन होता है, दूसरा एक न्यूट्रॉन होता है और थर्ड वन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब हमें एटम में उसका रेसिडेंस देखना है कि चलो प्रोटॉन कहां रहेगा, न्यूट्रॉन कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में आएगा। दूसरा उसके साथ कौन सा पार्टिकल आएगा? तो उसके साथ दूसरा एक फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन भी आएगा। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो एक राउंड पाथ है, उस पाथ पर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जिस राउंड पथ पर, जिस राउंड या तो स्फीयर पथ पर कांस्टेंट मूवेबल होता है, कांस्टेंट रोटेट होता है, वो जो रोटेशन पथ है, वो मूवेबल पथ है, उसको हम नॉर्मली ऑर्बिट बोलते हैं। वो आगे हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर हो रहा है? अब कोई भी एटम के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, कोई भी एटम के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कोई भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो क्या नॉर्मली
अकॉर्डिंग टू थॉमसन नॉर्मली हमारे पास जो भी एटम है वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से कैसे होते हैं? न्यूट्रल। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। मैं बता रहा हूं कि एटम ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज वो न्यूट्रल ही होगा, यानी टोटल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के नंबर सेम होंगे तो ही वो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ, अगर कोई एटम के पर चार्ज है, ये पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, उस चार्ज को हम उसके वैलेंसी, उसकी संयोजकता जिसे मिलता है उसको हम वैलेंसी कहेंगे, और वही एटम अब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहली डेफिनेशन में इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, और बाहर जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। वो एटम की एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। कोई भी एटम की बात करें, कोई भी एटम चार्ज के हिसाब से, इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से देखें ना तो वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने से हमारे लिए इजी हो जाता है कि भाई उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो ही वो कैसे होगा? न्यूट्रल। ये हमारे लिए एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमारे लिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी उसको हम सिंबल Z कहेंगे, ज़ाइडस नंबर। अब स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स को हर एक को एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में रखने के लिए स्कूल में हमें रोल नंबर दिया जाता है कि भाई इस रोल नंबर के हिसाब से आपको एग्जाम देनी है। इवन हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो रिसिप्ट में भी प्रॉपर नंबर लिखा होता है, और नंबर से ही सारी अरेंजमेंट, सारा जो ऑर्डर है वो बैलेंस होता है। अब हमारे पास कई सारे एटम्स थे, उस एटम्स को, हर एक एटम्स को एक ऑर्डर में, प्रॉपर अरेंजमेंट में रखने के लिए हमें उसे एक प्रॉपर नंबर देना पड़ेगा। वो नंबर कैसे देंगे? तो पहले तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया, ऑर्डर में रख दिया। फिर हेनरी मॉर्सले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जिसमें उसने सारे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। शायद स्टैंडर्ड 9th की बुक में एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। अब पहले एटॉमिक मास के हिसाब से हुआ, अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से हो रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? हम हर एक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर कैसे देंगे? चलो अल्फाबेटिक ऑर्डर से देंगे तो ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में, सी बाद में, डी बाद में, ई एफ जी एच ऐसे देंगे। तो फिर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बीच में आना चाहिए। लेकिन हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पर है। उसके लिए हेनरी मॉर्सले ने सबसे पहले उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना। अब अरेंज कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर? तो कि एटॉमिक नंबर मींस इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्या डेफिनेशन बनी? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अभी हमने एटम की बात की, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। हमें सिर्फ न्यूक्लियस को टारगेट करना है कि जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस हिसाब से हमें अरेंजमेंट करनी है। चलो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन था? 1, तो उसको फर्स्ट नंबर दे दिया।
हीलियम के पास कितने थे? 2, सेकंड नंबर दे दिए। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन था? 11, तो उसको 11 नंबर दे दिया। एल्यूमिनियम के पास कितना प्रोटॉन था? 13, तो उसको 13 नंबर दे दिया। यानी हर एक एलिमेंट को उसके न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स है उस हिसाब से एक अरेंजमेंट, एक पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर बनाने का प्रयत्न किया गया। अब इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो हमारे लिए किसके डेफिनेशन हो गई? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपके पास शायद 20 एलिमेंट तो है, आपको आते भी होंगे। फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, सेकंड नंबर हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 20 है। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन? 20 प्रोटॉन्स। अब वही एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें ना तो हमें इलेक्ट्रॉन के भी नंबर्स पता चल जाएंगे। कैसे? तो कि अभी हमने देखा कि सपोज मेरे पास कैल्शियम है, चल उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। यानी उसके पास अब पता चला कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? तो कि उसके न्यूक्लियस में शायद 20 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास 20 प्रोटॉन है। अगर उसके पास 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस नंबर से हम उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कि सपोज 19, पोटेशियम 19 है, आर्गन 18 है, क्लोरीन 17 है। कोई पूछे चलो फास्फोरस क्या होगा, तो क्या? एक मिनट रुक जाओ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर याद कर लो, तो कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 या तो 15। उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो कि 15। उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? तो कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? सेम। सो ये जो डेफिनेशन हुई ये हमारे लिए एटॉमिक नंबर की। अब उसके बाद एक आएगा कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास, AW या तो A भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक। अब एटॉमिक मास, पहले हम 9th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक गोल्ड सरफेस वाला एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट शायद देखा होगा। उस पर हम अल्फा रेस पढ़ते हैं, ठीक है? एक अल्फा रेस, दूसरा जैसे ही उस पर आए डाइवर्ट हो गया, ऐसा है डाइवर्ट हो गया, बस। हमने उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो भी अल्फा रेस एटम पर हम फेंकते हैं तो जो न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस के नीचे जाता है तो वो पास आउट हो जाता है, उसमें से वो निकल जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियस के पास से जाता है या तो न्यूक्लियस के टच में आता है वो डेविएट या तो डाइवर्ट हो जाता है। तो उसका एक ऑब्जर्वेशन, उसका एक लॉजिक ऐसा था कि भाई अल्फा रेस जो है वो अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज के बीच में ऑलवेज रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो अल्फा रेस है वो जैसे ही न्यूक्लियस के नजदीक जाता है तुरंत ही डाइवर्ट हो जाता है। अगर तुरंत ही डाइवर्ट हो जाता है यानी दोनों सेम चार्ज होने चाहिए। तो फिर दूसरा एक लॉजिक ऐसा भी होता था कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक फुटबॉल है, कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि रुदरफोर्ड ने बताया, लेकिन रुदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहे हैं। दूसरा ये हमारे पास दो गोले, एक फुटबॉल जैसा ये गोला है जो बिल्कुल अंदर से वैकेंट है, अंदर से एम्प्टी खाली है। दूसरे में सारा गोल 5 से भरा हुआ है टोटल। अब इन दोनों गोलों में से आपको उसमें से एक स्टिक, आयरन स्टिक पास आउट करनी है ऐसा। अब कॉमन क्वेश्चन है किसमें से इजीली स्टिक पास आउट हो सकती है, किसमें से? आंसर आएगा इसमें से नहीं। उसके पास मास है, मास की वजह से मैं इजीली उसमें से स्टिक पास आउट नहीं कर सकूंगा,
शायद ऐसा भी होगा कि जो ये जो आयन का गोला है उस पर स्टिक डालूंगा ना तो स्टिक थोड़ी सी मुड़ सकती है, स्टिक थोड़ी सी बैंड हो सकती है, लेकिन उसमें वो इजीली पास आउट हो जाती है क्योंकि अंदर से वैकेंट है। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसने यही कॉन्सेप्ट किया कि जो एटॉमिक मास है ना वो सारा एटॉमिक मास, कोई भी एटम का सारा एटॉमिक मास न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज हुआ है। यहां जो न्यूक्लियस है उसमें सारा मास सेंट्रलाइज हुआ है, इसकी वजह से जब अल्फा रेज उस पर हम फेंकते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उसमें से वो पास आउट नहीं हो सकते क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसमें से निकल सके। यानी कि सारा एटम का एटॉमिक मास किस में सेंट्रलाइज हुआ है? न्यूक्लियस में। तो अब तो हमारे लिए डेफिनेशन इजी हो गई। न्यूक्लियस में कौन से एलिमेंट है फ्रेंड्स? तो कि न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर टोटल हो जाता है तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। यानी अब हमारे लिए एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी हो गई कि एटॉमिक मास यानी इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? ए। चलो एटॉमिक मास ए, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी हमारे न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसका अगर मैं टोटल कर देता हूं तो मुझे कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल सकता है। सो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन हो गए। यहां मुझे लिखना है तो मैं ए भी लिख सकता हूं, पता चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके साथ रिलेटेड है? तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड है, उसकी जगह पर मैं z भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर आपको प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन पता चल गया, दोनों का टोटल कर दो, आपके पास एटॉमिक मास रेडी हो जाएगा। यानी फर्स्ट डेफिनेशन हमारे लिए एटम की क्लियर हो रही है। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है। एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके टोटल को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। दूसरा एक वर्ड है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज अ कलेक्टिव नाउन। किसके लिए यूज होता है? तो कि न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स है उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स हैं? तो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर कोई पूछे कि इस एटम का न्यूक्लियॉन्स कितना है तो हमें क्या करना है? उसका एटॉमिक वेट ही लिखना है। एटॉमिक वेट जैसा ही पैरेलल वर्ड है न्यूक्लियॉन्स, यानी कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको हम न्यूक्लियंस बोलेंगे। और कोई भी एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास कौन से पार्टिकल? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियंस, ये 4 बेसिक वर्ड आपके माइंड में अब क्लियर हो रहा है। अब हम स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट प्रिपेयर करने हैं। 12 तक अगर हम देखें तो हमें 1 to 36 एलिमेंट पता होने चाहिए। 1 to 36 बेसिक एलिमेंट। अब आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर Z। आपके पास जो भी है वो एलिमेंट भी है और एटॉमिक वेट भी है। शायद 1 to 20 तो आपको पता होगी कि चलो 1 to 20 में फर्स्ट नंबर कौन सा आता है? अगर हम लिस्ट बनाए तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पर हीलियम, थर्ड नंबर पर लिथियम, फोर्थ नंबर पर बेरिलियम, फिफ्थ नंबर पर बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। क्लियर?
फिर आगे 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। 1 to 20 हो गए। अब 21 स्कैनेडियम, 22 टिटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 21 स्कैनेडियम, 22 टिटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक, 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सेलेनियम, 35 ब्रोमीन एंड 36 क्रिप्टॉन। सो ये 36 एलिमेंट हमारे पास रेडी हो गए। शायद आपके पास 1 to 20 तो रेडी हो। आपको हर एक लेक्चर के बाद सिर्फ 5 एलिमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 1 to 10 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। 1 to 36 एलिमेंट। 1 to 20 एलिमेंट तो आपके बिल्कुल प्रिपेयर ही है, ऐसा मैं मान लूं। तो आप बाकी के 16 एलिमेंट ऐड करना है। अगर हर लेक्चर के बाद मैं 5 एलिमेंट भी प्रिपेयर करता हूं तो मैं 3 लेक्चर के बाद 1 to 36 एलिमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। अब उसके एटॉमिक वेट भी याद रखना होगा। अब एटॉमिक वेट जिसकी जरूरत होगी उसको ही हम याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम 9 है, बोरॉन का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 90, नियॉन की जरूरत नहीं है, इनर्ट सोडियम 23, 24, 27, इसकी भी जरूरत नहीं है, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40, चलो उसकी जरूरत नहीं है, क्रोमियम 52, आयरन 56, 63.5, 65 एंड इतने ही एलिमेंट के हमें एटॉमिक वेट याद रखना है। 1 to 36 एलिमेंट हमारे पास है। हर एक का एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऑर्डर में ही याद रखना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर में कितने एलिमेंट प्रिपेयर करना है तो कि सर 1 to 20 तो प्रिपेयर है, सिर्फ 5 ऐड करना है। तो कहाँ तक जाना है मुझे? मैंगनीज तक जाना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। 25 हो गए। 25 आपके प्रिपेयर हो गए। फिर सेकंड लेक्चर में दूसरे 5 ऐड कर दो और फिर 6 ऐड कर दो, आपके सारे एलिमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एलिमेंट इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला फंडा है वो ये है कि आपको पहले तो फॉर्मूला कंपाउंड बनाना आना चाहिए। अगर मैं आपको पूछता हूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, अगर 10th के बुक में आपने पढ़ा होगा तो शायद याद होगा, लेकिन नया कोई भी कंपाउंड आप इजीली नहीं बना सकते। उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसके नेम्स क्या होंगे, और उस हिसाब से हम पहले कंपाउंड बनाना सीखेंगे।
फिर कंपाउंड बन गया, फिर उसके मोलिकुलर वेट काउंट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे ऐसा पूछा गया कि NaOH का मोलिकुलर वेट कितना है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। तो NaOH में कितने एलिमेंट है, कितने एटम्स है, वो पहले मुझे लर्न करना पड़ेगा। तो क्या Na है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। अब इन तीनों के एटॉमिक वेट मुझे पता होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, तो क्या 23 है। ऑक्सीजन कितना है, तो क्या ऑक्सीजन 16 है। और हाइड्रोजन कितना है, तो उसका जो टोटल होगा वो मेरे लिए मोलिकुलर वेट होगा। तो पहले आप एलिमेंट प्रिपेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, मोलिकुलर वेट कैसे काउंट होता है, और स्लोली हम चैप्टर की ओर जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर तक बेसिकली फंडामेंटल केमिस्ट्री हम सीखेंगे। उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट एटम, सेकंड वन एटॉमिक नंबर, थर्ड वन एटॉमिक मास, फोर्थ न्यूक्लियॉन्स, एंड 1 to 36 एलिमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।